टाइपिंग कोचिंग सेंटर में विजय का पहला दिन था। वह अपनी सीट पर बैठा टाइप सीखने के लिए नियमावली पुस्तिका पढ़ रहा था। तभी उसकी निगाह अपने केबिन के गेट की तरफ गई। कजरा रे नैनों वाली एक सांवली लड़की उसके केबिन में आ रही थी। लड़की उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई, टाइपराइटर को ठीक किया और टाइप करने में मशगूल हो गई। विजय का मन टाइप करने में नहीं लगा। वह किसी भी हालत में लड़की से बात करना चाह रहा था। टाइपराइटर पर कागज़ लगाकर बैठ गया और लड़की को देखने लगा। लड़की की उंगलियां टाइपराइटर के कीबोर्ड पर ऐसी पड़ रही थी जैसे हारमोनियम बजा रही हो। क्या देख रहे हो? थोड़ी देर बाद लड़की गुस्से से बोली, आपको टाइप करते हुए देख रहा हूँ। यहाँ क्या करने आए हो? टाइप सीखने? ऐसे सीखोगे? लड़की के स्वर में तल्खी बरकरार थी। मेरा आज पहला दिन है, इसीलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आप टाइप कर रही थी तो मैं देखने लगा कि आपकी उंगलियां कैसे पड़ती हैं कीबोर्ड पर। आपको टाइप करते देखकर लगा मैं भी सीख जाऊंगा। यदि इसी तरह मुझे ही देखते रहे तो आपकी यह मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। लड़की फिर टाइप करने में जुट गई। विजय भी कीबोर्ड देखकर टाइप करने लगा। टाइप करने में उसका मन नहीं लग रहा था। बेचैनी से महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद ही उसने रिबन तो फंसेगा ही जब ध्यान कहीं और होगा। लड़की उसके टाइपराइटर को थोड़ा अपनी ओर खींचकर रिबन ठीक करने लगी। इस बीच रिबन नीचे गिर गया। वह उसे उठाने के लिए झुकी तो उसके गले से चुन्नी गिर गई। रिबन उठाने के लिए विजय भी झुका था। उसकी निगाह अकस्मात ही लड़की के ओरोजों पर चली गई। वह सकपका गया। लो ठीक हो गया, लड़की ने कहा। उसकी चेतना लौटी। लड़की फिर टाइप करने में लग गई, लेकिन विजय का मन टाइप में नहीं लगा। वह लड़की से बात करने की ताक में ही लगा रहा। मन नहीं लग रहा है? अचानक लड़की ने उससे पूछा तो बाछें खिल गईं। लगता है कि सीख भी नहीं पाऊंगा। आसार तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। आपका नाम? विजय ने बात को बढ़ाने के लिए सवाल कर दिया। सरिता। अच्छा नाम है, लेकिन मुझे इस नाम से नफ़रत है। क्यों? कोई एक कारण हो तो बताएं। यह कहते हुए सरिता अपनी सीट से उठी और पर्स कंधे पर टांगते हुए केबिन से बाहर निकल गई। विजय उसे जाते हुए देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने टाइपराइटर पर डाली। टाइपराइटर उसे उदास लगा और दुनिया बदल गई। इसी दिन से विजय हवा में उड़ने लगा, रातों को छत पर घूमने लगा, तारे गिनता और उनसे बातें करता। चांदनी रात में बैठकर कविताएं लिखता। गर्मी की धूप उसे गुनगुनी लगने लगी। दुनिया गुलाबी हो गई तो जिंदगी गुलाब का फूल। आँखों से नींद गायब हो गई। वह ख्यालों में पैदल ही कई किलोमीटर घूम आता। अपनी इस स्थिति के बारे में उसने अपने एक दोस्त को बताया तो उसने कहा, गुरु तुम्हें प्यार हो गया है। दोस्त की बातें सुनकर उसे अच्छा लगा। अगले दिन विजय ने सरिता से कहा कि आप पर एक कविता लिखी है, चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। यह भी खूब रही। जान ना पहचान तू मेरा मेहमान। कितना जानते हैं आप मुझे? जो भी जानता हूँ उसी आधार पर लिखा हूँ। सरिता उसकी लिखी कविता पढ़ने लगी। सरिता कल कल करके बहाने वाली जलधारा लोगों की प्यास बुझाती, किसानों के खेतों को सींचती। राह में आती है बहुत बाधा, फिर भी मिलती है सागर से उसके प्रेम में सागर। साहिल पर पटकता है सिर उसके प्रेम की प्रगढ़ता का प्रमाण। पूर्णमासी की रात में उठने वाला ज्वार भाटा। सरिता है तो सागर है। सरिता के बिना रेगिस्तान हो जाएगा सागर। सागर के प्रेम में सरिता लांघती है पठार और मानव निर्भरता बाधाओं को। कविता के नीचे उसने विजय की जगह सागर लिखा था।
सरिता ने उसे देखा और कागज़ विजय की तरफ बढ़ा दिया। विजय ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे टाइप कर दें, इसे छपने के लिए भेजना है। सरिता कुछ नहीं बोली, कागज़ को सामने रखकर टाइप करने लगी। विजय उसे देखता रहा। इस बात का आभास सरिता को भी था कि विजय उसे ही देख रहा है, लेकिन उसने कोई विरोध करने के बजाय पूछा कि आप कवि हैं? बनने की कोशिश कर रहा हूँ। कवि भगोड़े होते हैं, सरिता ने उसकी ओर देखते हुए कहा। उसकी इस टिप्पणी से विजय सकपका गया। कवि अपने सुख के लिए कविता रचता है। रचते समय वह कविता के बारे में सोचता है, उसके बाद वह कविता को उसके हाल पर छोड़ देता है। कविता जब संकट में होती है तो कवि कविता के पक्ष में खड़ा नहीं होता। यह आप कैसे कह सकती हैं? मैं समझती हूँ कि आदमी की ज़िंदगी भी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी एक कविता है। मेरी ज़िंदगी मुझे अच्छी नहीं लगती, इसीलिए कविता भी मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे वाह, आप तो कवि हैं। अभी आपने जो कहा वह तो कविता है। कविता नहीं, कविता का प्रलाप है, उसकी वेदना है, जो उस कवि के कारण उपजी है जिसने मेरी ज़िंदगी की रचना की। इतना कहकर सरिता केबिन से बाहर चली गई। कैसी है यह? विजय ने सरिता टाइपराइटर को देखा। लगा जैसे टाइपराइटर किसी शोक गीत की रचना में मशगूल है। प्यार की खुशबू। आज उन्होंने बातें अधिक की। उनके वार्तालाप को देखकर टाइपिंग स्टूडियो चलाने वाली मैडम ने उनके पास आकर कहा कि आजकल तुम काफ़ी खुश हो सरिता। बदले में सरिता केवल मुस्कुराई। विजय भी मुस्कुराया। तो क्या मेरे प्यार की गंध इसे भी लग गई? अगले दिन सरिता जब स्टूडियो आई तो काफ़ी सजी धजी थी। नया गुलाबी सूट पहने थी। बालों का स्टाइल बदला हुआ था। विजय को सरिता का यह बदला हुआ रूप अच्छा लगा। वह अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाया। बोला, काफ़ी सुंदर लग रही हो। जवाब में जब सरिता ने मुस्कुराते हुए थैंक यू का फूल जब उसकी तरफ फेंका तो उसकी इच्छा हुई कि वह खड़ा होकर नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए कि उसे प्यार हो गया है। ग्रह नक्षत्रों की चाल। आदमी जब निराश होता है या फिर लक्ष्य के प्रति उसकी स्थितियां साफ नहीं होती हैं, जो वह धर्म और ज्योतिष की शरण में चला जाता है। विजय की भी हालत कुछ ऐसी ही थी। वह सरिता को चाहने लगा था, लेकिन सरिता भी उसे चाहती है यह स्पष्ट नहीं था। वह अपनी बेरोजगारी से भी परेशान था। घर वाले शादी के लिए अलग से दबाव डाल रहे थे, लिहाजा एक दिन वह ज्योतिषी के पास चला गया। नौकरी पाने के लिए वह ज्योतिषी से नुस्खे पूछता रहा। उसने सोचा कि प्रेम पाने के लिए भी ग्रह नक्षत्रों की चाल जान ली जाए। नौकरी के लिए तो ज्योतिषी कभी कहता है कि अपनी कुंडली में काल सर्प दोष है, जो आपके शुभ कार्यों में बाधक है। इसकी शांति के लिए घर में मोर पंख रखें और प्रतिदिन उसे 2-3 बार अपने शरीर पर घुमाएं। सोमवार के दिन चांदी से बना सर्प का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। नित्य गणेश जी की उपासना करें। धैर्यपूर्वक ऐसा करने पर ही रोजगार प्राप्ति की संभावना बनेगी। विजय ने अभी तक उसके बताए हर नुस्खे को आजमाया, लेकिन आज तक कोई संभावना नहीं बनी। शिकायत करने पर वह कह देता है कि आप पर भाग्य से शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र के बलवर्धन के लिए शुक्रवार के दिन 5:30 रत्ती को ओपला चांदी में जड़वा कर दाहिनी माध्यमा में धारण करें। पंडित जी, मेरी कुंडली में प्रेम है कि नहीं? है ना, बहुत है। कुंडली पर सरसरी नज़र डालते हुए ज्योतिषी ने कहा, प्रेम विवाह का योग है, लेकिन कुछ बाधाएं हैं। प्रेम विवाह में क्या लफड़ा है? आप पर शुक्र की महादशा चल रही है, जो अशुभ फलदायक है। गोचर में भी आपकी राशि पर
शनि की 7.5 चल रही है। शनि शांति के लिए प्रत्येक शनिवार कुत्तों को सरसों के तेल से बना मीठा पराठा खिलाएं। ग्रह शांति के उपरांत ही प्रेम में सफलता की संभावना बन सकती है। सब ढकोसला है। इतने दिनों से आप एक नौकरी के लिए मुझसे क्या क्या नहीं करवाते रहे। मिली नौकरी, साला चपरासी भी कोई रखने को तैयार नहीं। भन्नाया हुआ विजय ज्योतिषी के कमरे से निकल गया। घर पहुंचते ही मम्मी कहने लगी, तुम्हारे पिता ने लड़की पसंद कर ली है। उनके दोस्त की बेटी है, बीए करके नौकरी कर रही है। तो मैं क्या करूं? शादी कर लो। बिना नौकरी मिले यह नहीं हो पाएगा। फिर तो पूरी ज़िंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। बीवी की कमाई खाने से तो कुंवारा रहना ही अच्छा है। कहते हुए विजय अपने कमरे से चला गया। ज़िंदगी आसान नहीं। 1 सप्ताह तक सरिता टाइपिंग स्कूल नहीं आई। विजय रोज़ आता रहा और निराश होकर वापस घर जाता रहा। 8वें दिन सरिता के आते ही वह पूछ बैठा कि 1 सप्ताह आई नहीं। ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें हैं। कहते हुए सरिता अपनी सीट पर बैठ गई। क्या हो गया? मेरी बहन जो बीए कर रही है किसी लड़के के साथ चली गई। दोनों बिना शादी के ही एक साथ रह रहे हैं। ऐसा क्यों किया? उसका कहना है कि यदि वह ऐसा ना करती तो उसकी शादी नहीं हो पाती। मतलब हमारे घर के आर्थिक हालात। इतना कहकर सरिता चुप हो गई। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन ने गलत किया है। आज की युवा पीढ़ी विद्रोही हो गई है। वह परंपराओं को तोड़कर नई नैतिकता गढ़ रही है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। पर माँ तो नहीं समझती। हाँ, उनके लिए समझाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आजकल सब चलता है। हमारा समाज बदल रहा है। बिना शादी के एक साथ रहना पश्चिमी परंपरा है, लेकिन अब ऐसा हमारे यहाँ भी होने लगा है। हाँ, बैठकर सपनों के राजकुमार का इंतज़ार करने से तो बेहतर ही है ना कि जो हाथ थाम ले उसके साथ चल दिया जाए। चाहे 4 दिन ही सही, ज़िंदगी में बहार तो आ जाएगी। विजय को लगा कि कह दें कि फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती, हम शादी कर लेते हैं। पर वह कह नहीं पाया। जानते हो, मेरी एक बहन 12वीं में पढ़ रही है। उसका भी एक लड़के से प्रेम चल रहा है। वे दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हैं। अगले साल बालिग होते ही शादी कर लेंगे। विजय के मन में आया कि कह दे कि अच्छा ही है, वह अपने आप बर खोज ले तो तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वैसे भी 5,000 रुपये की नौकरी में तुम कौन सा राजकुमार उन्हें दे दोगी। अच्छा है कि वह अपने अपने प्रेमियों के साथ भाग जाएं। बातों बातों में एक दिन सरिता ने उसे बताया था कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और वह 3 बहन है। उसका कोई भाई नहीं है। बहनों में वही सबसे बड़ी है। वह एक ऑफिस में काम करती है और उसे 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है। दूसरी जगह काम पाने के लिए टाइपिंग सीख रही है। विजय को अपने एक दोस्त के साथ घटी ऐसी ही घटना की याद आ गई। उसके दोस्त की एक बहन अपनी बड़ी बहन के अधेड़ से ब्याह देने के बाद में प्रेमी के साथ भाग गई। इसके बाद उसका दोस्त गुस्से में उबल रहा था। तब विजय ने कहा था कि शांत रहो यार, वे दोनों जहाँ हों कुशल से रहें। उसने जो किया अच्छा ही किया। तुम कौन सा उसे राजकुमार से ब्याह देते। आखिरकार ज़िंदगी उसकी है, जीना उसे है, इसीलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। दोस्त के बड़े भाई ने भी विजय की बात का समर्थन किया था, लेकिन थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा था कि होनी को यही मंजूर था। मैं भी सोचती हूँ कि एक बहन ने जो किया ठीक ही है, दूसरी जो करेगी वह भी अच्छा ही है। जीवन यदि संघर्ष है तो करो। प्रेमी से पति बना व्यक्ति
भी धोखा दे सकता है, जीवन नरक बन सकता है और माता पिता का खोजा राजकुमार भी यही करता है। लेकिन माँ नहीं मानती, सोचती बहुत है और तबीयत खराब कर लेती है। पुराने ज़माने की है ना। हद तो यह हो गई कि वह मुझसे कहने लगी है कि तू भी किसी के साथ भाग जा। मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर किसके साथ रो पड़ी सरिता। विजय की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे और क्या करे। स्थिति को सरिता समझ गई तो खुद पर काबू किया और फिर से टाइपिंग करने लगी। 10 मिनट बाद सरिता उठी और बिना बोले ही चली गई। विजय की इच्छा हुई कि वह उसके पीछे पीछे चला जाए, लेकिन वह बैठा रहा और उसे जाता देखता रहा। मूसलाधार में बिजली का गिरना, आसमान में काले बादल घिर आए थे। इस कारण परिवेश में अंधेरा परस गया था। रह रहकर आसमान में बिजली चमकती और बादल गरजते। ऐसे मौसम में भी विजय टाइपिंग स्कूल जाने के लिए तैयार था। वह सरिता से मिलना चाहता था। जब वह घर से निकला तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। फिर भी वह तेज कदमों से टाइपिंग स्कूल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया होगा कि बारिश तेज हो गई। सड़क पर चल रहे लोग भागकर किसी छांव में खड़े हो गए, पर वह अपनी मस्ती में भीगता हुआ चलता रहा। स्टूडियो पहुंचकर उसे पता चला कि सरिता नहीं आई है। इतनी बारिश में आने की क्या ज़रूरत थी? मैडम ने विजय से कहा, आप नहीं समझोगी, सब समझती हूँ, लेकिन अब सरिता यहाँ कभी नहीं आएगी। क्यों? आपको कैसे पता? उसका फ़ोन आया था। उसने कहा कि यदि आप आओ तो बता दूँ। वह कभी नहीं आएगी। विजय की आवाज़ किसी कुएं में से आती लगी। विजय टाइपिंग स्कूल से बाहर आया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे ही उसने नीचे की ओर कदम रखा, जोर से बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। विजय संज्ञा शून्य सा भीगता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। उसने सोचा कि वह सरिता के घर जाएगा, लेकिन उसके घर का पता तो मैडम ही दे सकती है। यह सोचकर वापस पलटा, लेकिन तब तक टाइपिंग स्कूल बंद हो चुका था। भीगते हुए घर पहुंचा, तब तक उसका शरीर बुखार से तपने लगा। लगभग 15 दिन वह चारपाई पर पड़ा रहा। जब कुछ ठीक हुआ तो 20वें दिन टाइपिंग स्कूल पहुंचा। मैडम नहीं मिली। यह सिलसिला 15 दिन तक चला। 16वें दिन उसे मैडम मिली। उसे देखते ही बोल पड़ी कि काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। उस दिन बारिश में भीगा तो बीमार हो गया। विजय ने मैडम से सरिता के घर का पता मांगा तो उसने एक कागज़ पर लिखा और विजय को थमा दिया। मैडम को धन्यवाद बोलकर विजय चल पड़ा। वह आज ही सरिता से मिलना चाहता था। जब वह मैडम के दिए पते पर पहुंचा तो वहां ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि सरिता यहीं रहती थी, लेकिन अब मकान बेचकर चली गई है। कई लोगों से पूछने के बाद भी विजय को उसका नया पता नहीं मिला। निराश होकर वह घर लौट आया। सरिता के इस व्यवहार से उसे काफ़ी धक्का लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सरिता ने ऐसा क्यों किया। वह सरिता की याद में कविताएं लिखने लगा। एक दिन उसने एक सपना देखा और उसके भावों को कविता के रूप में कागज़ पर लिखा। सरिता जो निकली अपने उद्गम स्थल से, सागर की चाह में चलती दुग्र गति से सामने आ गया पहाड़। टकराने के बाद बदल लिया अपना मार्ग। मार्ग था लंबा, पहाड़ों की श्रृंखला थी, पठार और पथरीली ज़मीन भी। आदमी भी खड़ा था पड़ाव लिए, बांध बंधाने को तत्पर, खेत सींचने के लिए। चाहिए उसे पानी पीने के लिए भी, बिजली भी तो चाहिए, घर रोशन करने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कारखानों के कचरे को बहाने के लिए भी चाहिए उसे नदी। प्रकृति से लड़ते नहीं थकी वह, बहती रही अविरल, दिल में सागर से मिलने की चाह लिए।
भारी पड़ा प्यार अवरोधों पर। पहुंच गई वह साहिल पर, लेकिन मानव से बना बांध रोक दी उसकी धारा। कारखानों की गंदगी उड़ेल सड़ा दिया उसकी आत्मा को। अपने आंसुओं से धोती रह वह अपना बदन। निर्मलता से मिलना चाहती थी सागर से, लेकिन कुछ भी नहीं जानना चाहता सागर। जानता है वह मानव स्वभाव को, उसका भी तो पाला पड़ा है इसी स्वार्थी प्राणी से। विजय की इस कविता को पत्रिका में छपे 1 माह से अधिक हो गया, लेकिन उसके पास इस बार भी अब तक सरिता का कोई पत्र या फ़ोन नहीं आया। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन सरिता उससे संपर्क जरूर करेगी। जब से वह कविता प्रकाशित हुई है, तब से वह फ़ोन के प्रत्येक घंटी पर चौंक जाता है। यही नहीं, हर रोज़ पोस्टमैन का बेसब्री से इंतज़ार करता है, और जब उसके आने का समय ख़त्म हो जाता है तो वह उदासी के समुद्र में डूब जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।